हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज ये हमारा चौथा वीडियो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस का और मेटल कास्टिंग का, या फिर आप कास्टिंग प्रोसेस जो भी है उसका ये दूसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम कास्टिंग प्रोसेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। लॉट्स ऑफ थ्योरी के बारे में भी हमने देख लिया था। जो भी डिफेक्ट वगैरह थे सैंडिंग वॉल का, मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी था, और भी बहुत सी चीज़ें हमने देख ली थी। अगर आपने लास्ट वाला, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें कि उसमें हमने ज़्यादातर थ्योरी पार्ट्स को हमने कवर किया है। उसमें हमने थ्योरी पार्ट को ज़्यादा फोकस किया है। अब ये वाला जो सेशन हमारा चलेगा, या फिर ये वाला जो वीडियो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन की जो क्वांटिटी हम इसको बढ़ाएंगे ताकि आप और चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। बेसिकली जो कुछ ऐसे फोकस्ड पॉइंट होते हैं जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कास्टिंग प्रोसेस में क्या क्या पूछा जाता है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो सॉलिडिफिकेशन टाइम वगैरह के बारे में पूछता है, और या फिर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो वो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कि जो भी डिफेक्ट हैं, कितने डिफेक्ट होते हैं, वो सारे पूछेंगे। और उसके बाद से आपको पूछेगा उसमें उसका प्रोसेस पूछेगा, मेटल कास्टिंग का प्रोसेस पूछ सकता है, और जो भी कोप ड्रैग वगैरह के बारे में पूछता है, जो हम क्या करेंगे लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं और थ्योरी वगैरह को भी हम पूरा कंसीडर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, द श्रिंकेज एलोवेंस एंड मशीनिंग एलोवेंस फॉर द मेटल ब्रास आर द रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले देखो ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि श्रिंकेज एलोवेंस क्या होता है और मशीनिंग एलोवेंस क्या होता है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देखो इसका बी वाला जो आंसर होता है ये तो सही होगा, बट हमें ये जानना जरूरी है कि श्रिंकेज एलोवेंस और मशीनिंग एलोवेंस और ये भी इस ड्राफ्टिंग एलोवेंस, जो भी ड्राफ्ट एलोवेंस वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं कैसे और क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले पैटर्न एलोवेंस की अगर हम बात करें, पैटर्न एलोवेंस, ठीक है, पैटर्न एलोवेंस क्या होता है। अब इसको एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। पैटर्न एलोवेंस क्या कहता है, अ पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन द फाइनल पार्ट ऑफ द मेड टू बी मेड। ठीक है, जो भी आपको कास्टिंग के द्वारा जो पार्ट आपको बनाना है, तो उससे क्या करोगे, जो पैटर्न आप बनाओगे तो उस पार्ट से आप क्या करोगे, उससे थोड़ा बड़ा बनाओगे, ज़्यादा बनाओगे। ठीक है, क्यों बनाओगे, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है द एक्सेस डायमेंशंस इज नोन एज द पैटर्न एलोवेंस। और जो एक्सेस डायमेंशंस आप दोगे उसी को हम क्या बोलेंगे, पैटर्न एलोवेंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्रिंकेज एलोवेंस। और श्रिंकेज एलोवेंस में दो टाइप्स के हैं, लिक्विड श्रिंकेज है और उसके बाद से सॉलिड श्रिंकेज है। ठीक है, तो वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। श्रिंकेज एलोवेंस विल टेक केयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कास्टिंग विच ऑकर्स एज द मेटल कूल टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब मेटल को हमें क्या करना होता है, रूम टेम्परेचर तक कूल करना होता है। अब इसमें देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका लिक्विड श्रिंकेज और एक होता है सॉलिड श्रिंकेज। ठीक है, अब वन बाय वन करके ये भी देख लेते हैं। लिक्विड श्रिंकेज क्या कहता है कि रिडक्शन इन वॉल्यूम, ध्यान रखना एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि रिडक्शन इन वॉल्यूम व्हेन द मेटल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड श्रिंकेज में क्या होता है कि जो फेज का चेंज होता है लिक्विड स्टेट से कहाँ पे होता है, सॉलिड स्टेट में जाता है। ठीक है, राइजर विच फीड द लिक्विड मेटल टू द कास्टिंग इज प्रोवाइडेड इन द मोल्ड टू कंपनसेट फॉर दिस। ठीक है, जो भी मेटल की एक्सेस मेटल की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस में, ठीक है, जो भी फेज का चेंज होता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये कहाँ से आप कंपनसेट करता है, आपका राइजर से कंपनसेट होता है। ठीक है, तो राइजर में जो भी मटेरियल होता है, एक्सेस मेटल होता है, वो कहाँ पे आ जाता है, आपका कास्टिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है श्रिंकेज एलोवेंस। ये क्या कहता है कि रिडक्शन इन वॉल्यूम कॉज्ड व्हेन मेटल लॉसेस टेम्परेचर इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब सॉलिड, जैसे कि आप देखो कि लिक्विड श्रिंकेज से क्या हो रहा है कि यहाँ पे फेज में चेंज हो रहा है। ठीक है, फेज में चेंज होने के बाद से जो भी वॉल्यूम में कंपनसेट होगा, जो भी वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो आपको मिलेगा राइजर से, वहाँ से आपको कंपनसेट होगा। और सॉलिड श्रिंकेज में क्या कह रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ जाएगा, रूम टेम्परेचर तक जाएगा, मतलब कि वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाई होने तक वो क्या होगा कि रूम टेम्परेचर तक जाएगा। श्रिंकेज एलोवेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न टू अकाउंट फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, श्रिंकेज एलोवेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनिंग एलोवेंस। आपको पता होगा कि जैसे कि फाइनल जब कास्टिंग तैयार हो जाती है तो क्या होती है, हम उसको मशीन करते हैं। ठीक है, ताकि जो सर्फ फिनिश वगैरह है वो सारा चीज़ क्या होगा उसका बेटर हो जाता है। उस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें एक मशीनिंग एलोवेंस देते हैं, थोड़ा सा एक्सेस मटेरियल हम उसमें पहले से प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब मशीनिंग करें और मटेरियल जब रिमूव हो तो जो फाइनल प्रोडक्ट हो उसमें किसी भी तरीके का जो भी डायमेंशनल इनएक्यूरेसी वो ना है। ठीक है, मशीनिंग एलोवेंस विल टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल दैट विल बी रिमूव टू ऑब्टेन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी आप फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे कि मशीनिंग करोगे उसका। ठीक है, जो भी आपको करना है प्रोसेस आप उसमें परफॉर्म करोगे। इन दिस रफ सरफेस इन द कास्ट प्रोडक्ट विल बी रिमूव। ठीक है, जो भी रफ सरफेस होता है उसको क्या करते हैं, कास्ट प्रोडक्ट से रिमूव करते हैं। द मशीनिंग एलोवेंस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कास्टिंग
मटेरियल प्रॉपर्टी। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये कास्टिंग के साइज पे डिपेंड करता है। मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल डिस्टॉर्शन की, मटेरियल किस तरीके से डिस्टॉर्स हो रहा है, ठीक है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। फिनिशिंग एक्यूरेसी एंड मशीनिंग मेथड, ठीक है, तो ये सारे जो भी पॉइंट हैं ये सारे पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और एक आप सारे पॉइंट को कंसीडर करना, सारे पॉइंट को ध्यान से देखना, और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट एलोवेंस। ड्राफ्ट एलोवेंस क्या कहता है, ऑल द सरफेस पैरेलल टू द डायरेक्शन इन विच द पैटर्न विल बी रिमूव्ड आर टैपर्ड, ठीक है, टैपर्ड स्लाइटली इनवर्ड टू द फैसिलिटेट सेफ रिमूवल ऑफ पैटर्न, दिस इज कॉल्ड द ड्राफ्ट एलोवेंस, ठीक है। जैसे कि जब आप पैटर्न बनाओगे तो आपको क्या करना होगा कि उसको बाहर निकालने के लिए, जब आप उसको बाहर निकालेंगे पैटर्न को, तो वो डिस्टॉर्शन उसमें ना हो या फिर किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट उसमें ना आ जाए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि उसमें एक एलोवेंस देते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्लाइटली इनवर्ड हम क्या करते हैं उसको टिल्ट करते हैं, ठीक है, टिल्ट करते हैं, टैपर्ड कर देते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट एलोवेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देख लेना, और इसका मैंने आपको आंसर बता दिया कि हाईएस्ट और लिस्ट होगा, क्या होगा कि जो श्रिंकेज एलोवेंस होगा क्या हाईएस्ट होगा, और मशीनिंग एलोवेंस क्या होगा, लोवेस्ट लिस्ट होगा, ठीक, कम होगा। फॉर द मेटल ब्रास आर रिस्पेक्टिवली, तो ये ब्रास मेटल के लिए बात कर रहा है, इस चीज़ को आपको क्या करना है कि ध्यान देना है, ये चीज़ इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा ये इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ये बहुत ही गेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम एक्जोथर्मिक कंपाउंड आर एडेड इन द राइजर, बेसिकली देखो कुछ एक्जोथर्मिक कंपाउंड होते हैं और इंडोथर्मिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि राइजर हम यूज करते हैं ताकि जो कूलिंग का रेट हो वो इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इसको क्या करते हैं, कंपनसेट करने के लिए, कूलिंग रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्जोथर्मिक कंपाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है बेसिकली हम इसको क्या इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, कूलिंग रेट को इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको एक्जोथर्मिक कंपाउंड उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने देखो दोनों तरह के कंपाउंड के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको एक बार ज़रा देख लेना, एंडोथर्मिक भी यहाँ पे और उसके बाद एक्जोथर्मिक भी, ठीक है। तो किस लिए हम यूज करते हैं इसका, ताकि राइजर में जो मटेरियल है उसकी कूलिंग रेट क्या जाए, कूलिंग रेट फास्ट हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो अब देखोगे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आज हम कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ लॉन्ग सोलो ब्रॉड एंड वी शेप डिप्रेशन टाइप ऑफ डिफेक्ट इन कास्टिंग इज नोन एज, अगर आपको पता होगा कास्टिंग के जो भी ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, लास्ट वाले वीडियो में मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो जितने प्रकार के डिफेक्ट हैं, मिश्रण हो गया, कोल्ड सेट हो गया, ठीक है, और जो हॉट क्रैक वगैरह जो भी है उसमें मैंने क्या किया, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें क्या किया मैंने, उस चीज़ को सारा कुछ हमने पढ़ा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो जरूर देख लेना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वी शेप का जो डिप्रेशन टाइप आता है उसमें आपका बकल में आता है, ठीक है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे हैं ये राइट आंसर है। और इससे पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कास्टिंग प्रोसेस फॉर अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 256 mm द सॉलिडिफिकेशन फैक्टर इज 1 × 10⁶ सेकंड पर मीटर स्क्वायर, द कास्टिंग सॉलिडिफाई इन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने देर में जो कास्टिंग है वो सॉलिडिफाई होगा, इसमें आपको क्या करना है कि अप्रॉक्सीमेट टाइम बताना है कि कितना होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन देखो मैक्सिमम मैं करवाऊंगा आपको जिसमें सॉलिडिफिकेशन टाइम वगैरह के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T = सॉलिडिफिकेशन फैक्टर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको याद करने का मैंने तरीका भी आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि आप कैसे लिखना है, आपको जो भी वॉल्यूम है और सरफेस एरिया आपको बोलना है या फिर आप लिखो इसको, ठीक है, ताकि अब कोई एरिया में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये ऐसा ना हो कि भूल जाओ कि कौन सा एरिया हमें लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी है आपको। यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन फैक्टर दे रखा है 1 × 10⁶, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेरिकल बॉल के। स्फेरिकल बॉल के मैंने आपको बता रखा था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है वो होता है आपका D/6, जहाँ पे ये क्या होता है, डायमीटर होता है। स्फेरिकल बॉल हो गया या फिर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, वॉल्यूम पर सरफेस एरिया डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 256 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर दे रखा है, ठीक है। तो 0.256 × 0.256, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 6 × 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। और अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अब 10⁶ जो 6 है ना, आप क्या करो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 256 ×
256 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6। अब ये जो टाइम आएगा उसमें किस में आएगा, ये आएगा सेकंड में आएगा। बट यहाँ पे आप आंसर में देखो सारे में क्या दे रखा है, हावर्स में दे रखा है, ठीक है, सारा हावर्स में दे रखा है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा 3600 से, ठीक है। अब इसको 3600 से डिवाइड कर लेना और उसके बाद से जो आपका आंसर आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.5 आवर से आधे घंटे का आएगा, ठीक है, 30 मिनट आ जाएगा ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप देखो, ऑप्शन डी क्या, ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मे बी कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी कैन यूज द फेमस कैंस इक्वेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग व्हेन द साइज ऑफ कास्टिंग इज। ये देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप कैंस इक्वेशन के बारे में पढ़े होगे तो आपको ये जरूर बताया गया होगा, जो भी आपको पढ़ाया होगा। तो इस वजह से क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको जो भी उसमें बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें देखो क्या है कि किसका रेशियो जो हम लेते हैं, या फिर जो ये पूछ रहा है इसमें कि जो कैलकुलेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग व्हेन द साइज ऑफ कास्टिंग इज लार्ज एंड एन इंसुलेटिंग मोल्ड, ठीक। तो इस ये वाला जो कंडीशन है ये क्या होना चाहिए, मस्ट भी फॉलो होना चाहिए, तब जाकर हम कैंस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल बॉडी इज टू बी कास्ट फॉर विच हाइट h is twice its diameter, the solidification time for this body is proportional to। ये आपको बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एक बार देखो जो जो दिया हुआ ना किस क्वेश्चन में जो दे रखा है, डेटा दे रखा है, उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। हाइट के बारे में ये बात कर रहा है कि ये कितना है, ट्वाइस ऑफ डायमीटर है, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू रेडियस, ठीक है, कर लिख सकते हैं, हम इसको एजिली लिख सकते हैं। चलो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बात किसकी कह रहा है, सिलेंड्रिकल बॉडी की बात कर रहा है। सिलेंड्रिकल बॉडी की अगर हम बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। एच इक्वल टू हम क्या रख देंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 4r लिख देंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, इंटू एच। एच की जगह हमें क्या रखना है, 4r रखना है, 2 पाई आर इंटू 4r लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से होगा, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं, 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम फाइंड करना है। सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है, टी इक्वल टू के 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 6 हो जाएगा, उसके बाद से 8 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको देखोगे हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें ये देखना है किससे प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी सारे कांस्टेंट है। तो टी एस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसमें प्रोपोर्शनलिटी आएगी। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ऑप्शन में डी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे एच दे रखा है, ठीक है। तो डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर हमें फाइंड हो गया, मतलब कि ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा ए और बी। अब क्या देखना है हमें कि एच पे क्या डिपेंड करता है। देखो डी स्क्वायर की अगर हम बात करें, डी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको एक बार स्क्वायर कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 8 नहीं होगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू एच बाई 2 और डी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, 8 नहीं होगा। तो ये भी किसके एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल कास्टिंग टेक्स 1800 seconds before it actually solidifies. If the solidification factor is 0.8 into 10 to the power 6, the volume upon surface, देखो ये surface एरिया है, ठीक है, ये surface एरिया है, वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया रेशियो फॉर द कास्टिंग इज, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है, सिंपल सा है, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो रेशियो कैसे निकालोगे, सीधे सिंपल सा है, वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम डिवाइडेड बाय सॉलिडिफिकेशन फैक्टर का अंडर रूट कर लो आप, ठीक है। तो यही होता है, सिंपल सा है। रेशियो फाइंड करो कितना आ जाएगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है, और सॉलिडिफिकेशन टाइम दे रखा है, ये कर दो आप 1800 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 10 की पावर 6, इसका करो आप अंडर रूट,
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0474 के अप्रोक्स ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी आप देखो, इसके अप्रोक्स ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम अपन सरफेस रेशियो फॉर स्फेयर एंड द रेडियस आर एंड क्यूब स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड क्यूब ऑफ साइड एल आर रिस्पेक्टिवली। अगर हम वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, अगर हम स्फेयर की बात करें, ठीक है, स्फेयर की बात करें तो कितना डायमीटर अगर डी है तो डिवाइडेड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर हम क्यूब की बात करें तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया का रेशियो, उसकी साइड कितना दे रखा है, एल दे रखा है, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, इतना हमने आपको बताया था। जब हम बात रेडियस की करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा r/3 और l/6, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का। अब इसमें देख लें कि कौन सा सही है, r/3 किस में, ये r/6 वाले तो आप कैंसिल आउट ही कर दो, ये होगा ही नहीं, r/3 और l/6, तो ये वाला जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को आप देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में भी हो रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो इसको लाइक जरूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ स्प्लैशिंग इज encountered in the bottom getting। बी ऑप्शन दे रहे हैं वर्टिकल गेटिंग रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड मेटल। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बॉटम गेटिंग कंट्रीब्यूट टू बेटर डिस्टॉर्शन ऑफ लिक्विड मेटल इन द मोल्ड एज कंपेयर टू वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल गेटिंग। और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। अब इसको करने से पहले क्या करते हैं हम थोड़ा सा इसके थ्योरी के बारे में होगा यहाँ पे, हाँ चलो थ्योरी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि गेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब इसमें देखो क्या क्या मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है गेटिंग सिस्टम क्लासीफाइड मेनली इनटू 2 टाइप्स। देखो मेनली 2 टाइप्स होते हैं और मॉडिफाई करके इसको कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो मेनली 2 टाइप्स कौन कौन होते हैं, एक तो वर्टिकल गेटिंग होता है और दूसरा होता है बॉटम गेटिंग होता है। और ये जो तीसरा आप देख रहे हो हॉरिजेंटल, ये क्या है, ये मॉडिफाई होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आप मॉडिफाई लिखा हुआ है, ये हॉरिजेंटल गेटिंग क्या हुआ, ये मॉडिफाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस वजह से थोड़ा सा इसको चेंज कर रखा है। वर्टिकल गेटिंग के बारे में देख लेते हैं। द लिक्विड मेटल इज पॉर्ड वर्टिकली डायरेक्टली टू फिल द मोल्ड विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द बेस ऑफ एंड, ठीक है। वर्टिकल गेटिंग का मतलब हो गया कि उसमें जो हम मेटल को पावर करते हैं वो क्या करते हैं, वर्टिकली करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मोल्ड में डालते हैं, उसके बाद से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो भी है उसका प्रोसेस होता है। बॉटम गेटिंग का देखते हैं। बॉटम गेटिंग में क्या कि मोल्टन मेटल इज पॉर्ड फ्रॉम द टॉप बट फिल्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि अब यहाँ का अगर हम बात करें वर्टिकल गेटिंग सिस्टम का तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका स्प्रू हो जाएगा, ठीक है, स्प्रू, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये मोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या वर्टिकल गेटिंग सिस्टम हो जाएगा। और बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम में देखो ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं होता है। ये क्या, ये हमारा मोल्ड है और ये थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्प्रू के चला जाएगा इस गेट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेटल फिल होगा। तो बॉटम गेटिंग का मतलब यही है, दिस मिनिमाइज द ऑक्सीडेशन एंड स्प्लैश वाइल द पावरिंग, ठीक है। देखो ये लाइन, ये इसी लाइन को मैं बताना चाह रहा था, इस वजह से मैंने सारा का सारा आपको बताया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटम गेटिंग सिस्टम में लिखा है दिस मिनिमाइज ऑक्सीडेशन एंड स्प्लैश वाइल पावरिंग, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये क्या होता है, ये इसमें बॉटम गेटिंग सिस्टम में ये प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, हॉरिजेंटल गेटिंग क्या है। हॉरिजेंटल गेटिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बॉटम गेटिंग। बॉटम गेटिंग को क्या मॉडिफाई करके ही हम हॉरिजेंटल गेटिंग फाइंड किए हैं, ठीक है। इन विच सम हॉरिजेंटल पोर्शन आर एडेड फॉर द गुड डिस्टॉर्शन ऑफ मेटल एंड टू अवॉइड द टर्बुलेंस, ठीक है। तो देखो जो ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें क्या क्या लिखा है कि द प्रॉब्लम ऑफ स्प्लैश इज इनकाउंटर्ड इन द बॉटम गेटिंग, ठीक है। आपको क्या बताना है यहाँ पे, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। आपको क्या बताना है यहाँ पे, ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द प्रॉब्लम ऑफ स्प्लैशिंग इनकाउंटर्ड इन द बॉटम गेटिंग, और यहाँ पे बॉटम गेटिंग हमने क्या देखा है, तो मिनिमाइज द ऑक्सीडेशन एंड स्प्लैश वाइल द पावरिंग, ठीक है। मैंने मिनिमाइज करना था, इसमें क्या है तो मिनिमाइज करना था। बी ऑप्शन कह रहा है कि वर्टिकल गेटिंग रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ द लिक्विड मेटल, ठीक है। वर्टिकल गेटिंग में कुछ ऐसा है, अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये मिस हो गया होगा। नेक्स्ट है कि बॉटम गेटिंग कंट्रीब्यूट टू बेटर डिस्टॉर्शन ऑफ लिक्विड मेटल इन द मोल्ड एज कंपेयर टू वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल गेटिंग, ठीक है। तो इसमें अगर चारों ऑप्शंस आप पढ़ोगे तो आपको जैसे लगेगा सारा का सारा सही है, ठीक है। चारों ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए हैं कि आपको लगेगा सारा सही है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये क्या कि राइट आंसर है। ऐसा आंसर में ऐसा दिया हुआ था कि ये बी ऑप्शन ये राइट आंसर कह रहा है, ठीक है। बट इसको क्या करना, आप इसको रीट्राई कर लेना, ठीक है।
रीट्राई करना, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के मैंने आपको ये सारे ये भी जो थ्योरी थे इसमें ये पार्ट्स मैंने इंक्लूड किए, तो इनको एक बार रीड करना और खुद से फिर से इसको करने की कोशिश कर लेना आप, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको कर सको, अच्छे से आप इसको समझ सको। बट यहाँ पे ध्यान जरूर देना कि बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ टी एस इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम एंड द सॉलिडिफिकेशन फैक्टर आर इज नोन, द वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया रेशियो इज फाउंड फ्रॉम। ये भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कैसे होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इसको फिर से मैं करके बता देता हूँ। देखो सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू कितना होता है, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर इनटू वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब इसमें सॉलिडिफिकेशन फैक्टर क्या कर रहा है, आर से लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाएगा सॉलिडिफिकेशन टाइम डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, और वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सॉलिडिफिकेशन टाइम डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आप देख लो ये कहाँ लिखा होगा, ये ऑप्शन ए देखें आप, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपको फिल्म टाइम वगैरह में कोई दिक्कत हो रही होगी तो उसमें भी हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सिंपल वर्टिकल गेटिंग ऑफ द ग्रीन सैंड मोल्ड, द मेटल फ्लो रेट रिक्वायर्ड एट द टॉप सेक्शन ऑफ द स्प्रू इज 1200, ठीक है। मैं एक बार में फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट क्या कह रहा है, फ्लो रेट कह रहा है कि टॉप सेक्शन ऑफ द स्प्रू इज 1200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे ये होगा टॉप सेक्शन हो गया आपका स्प्रू का, तो इस वाले यहाँ पे जो मेटल का फ्लो रेट दे रखा है वो दे रखा है आपका 1200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ का दे रखा है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डाउन स्प्रू इज 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ का एरिया क्या दे रखा है, एरिया यहाँ का दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। द हाइट ऑफ लिक्विड मेटल इन द पावरिंग बेसिंग इज 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो दे रखा है हाइट ऑफ लिक्विड मेटल 7.2 सेंटीमीटर ये हाइट दे रखा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्प्रू दैट मीट द मेटल फ्लो रिक्वायरमेंट इज, ठीक है। आपको क्या बताना है, जो हाइट ऑफ स्प्रू है या फिर लेंथ ऑफ स्प्रू, ये आपको क्या करना है कि बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली कोई भी ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए, काफ़ी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरल सा है, हमें ये पता है कि A1V1 इक्वल टू A2V2, ये इक्वेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको 0.1 ले लेते हैं, इसको हम 0.2 ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए पे देखो वॉल्यूम फ्लो रेट किया, और ये भी वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये भी वॉल्यूम फ्लो रेट है। ये क्या 0.1 पे है, ये कितना 0.2 पे है। तो 0.1 पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है, ठीक है। यूनिट में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सारा सेंटीमीटर में ही दे रखा है, ठीक है। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ देखो स्प्रू को यहाँ पे जो इसका एरिया कितना दे रखा है बॉटम अप स्प्रू या फिर डाउन स्प्रू का कितना एरिया दे रखा है 4.8 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4.8 इंटू, अब वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करने का हमारे पास सिंपल सा फार्मूला था 2g इंटू टोटल हाइट, ठीक है। टोटल हाइट में क्या होगा, देखो टोटल हाइट ये होता है, ये हो जाएगा टोटल हाइट यहाँ से लेकर के पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जो पावरिंग बेसिंग का भी हाइट प्लस आपका जो स्प्रू का लेंथ है, स्प्रू की हाइट है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है, ये इस तरीके से हम करेंगे। अब क्या करना है, हमें सिंपल से क्या करना है कि वैल्यू को पुट करना है। जब आप क्या करोगे 1200 को 4.8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 250 इक्वल टू 2GHT, ठीक है। अब जी की वैल्यू को क्या करना है, जी की वैल्यू को आपको कुछ नहीं करना है, जी की वैल्यू हमने कितना पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा है। बट आपको क्या करना है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जी की वैल्यू को, उसके बाद से आप इसको पुट करेंगे तो जो HT की वैल्यू आएगी वो आएगी 31.86 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। और इसमें से क्या करना है आपको 7.2 को क्या करना है घटा देना, ठीक है, माइनस कर देंगे तो हमारा हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ स्प्रू माइनस 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 24.66 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। और नियरली ये आपको ए ऑप्शन में मिल जाएगा। ए ऑप्शन में कितना दे रखा है 24.65 और हमारा कितना आ रहा है 24.66 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा
ये इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लो ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड्स एंड रिजल्ट इन द कास्टिंग डिफेक्ट ऑफ। अब आपको ये बताना, मैंने ग्रीन स्ट्रेंथ के बारे में भी मैंने आपको इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, किस तरीके का होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारा मैंने आपको बता रखा था। तो आपको बताना है कि लो ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड्स एंड रिजल्ट इन द कास्टिंग डिफेक्ट ऑफ ड्रॉप एंड डर्ट। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके का डिफेक्ट वो कॉज करता है, ड्रॉप एंड डर्ट। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डिजॉल्व इन अ मेल्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डिजॉल्व इन मेल्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट। किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को खुद से रीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द साइड वे ऑफ मशीन टूल आर द एग्जाम्पल ऑफ। द साइड वे ऑफ मशीन टूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, चिल कास्टिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस ऑप्शन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द कास्टिंग मेथड और द प्रोसेस अ राइजर शुड बी डिजाइंड विद द एक्स पॉसिबल वॉल्यूम वाइल द मेंटेनिंग कूलिंग रेट वाई। ठीक है, देन दैट ऑफ द कास्टिंग एक्स एंड वाई रेफर टू द वर्ड। ये इन वर्ड को किसके रेफर कर रहा है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ, ये मिनिमम और स्लोअर को रेफर करेगा। आपको फिर से एक बार क्या करना है कि इनको कोरिलेट करना है। कोरिलेट करने के बाद से आप क्या करोगे, फिर से एक बार इसको ट्राई करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोप एंड ड्रैग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कास्टिंग मोल्ड एज फॉर दीज पार्ट आर कंसर्न्ड। ठीक है, एक बार खुद से आप इस क्वेश्चन को रीड करें और रीड करके फिर से आप बताएं। चलो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। कोप एंड ड्रैग आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कास्टिंग मोल्ड। ठीक है, एज फॉर दिस पार्ट आर कंसर्न। किसके कंसर्न होता है, द मोस्ट क्रिटिकल सरफेस शैल बी प्लेस्ड इन द ड्रैग। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ सिलेंड्रिकल राइजर ऑफ गिवन वॉल्यूम वी। क्या कह रहा है, फॉर अ सिलेंड्रिकल राइजर ऑफ गिवन वॉल्यूम वी फॉर मिनिमम सरफेस एरिया द डायमीटर डी इज ऑब्टेन फ्रॉम। सिंपल सा है, देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, इंटू सरफेस एरिया, डायमीटर कितना दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है, डी दे रखा है। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4v डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, डी का क्यूब हो जाएगा। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4v डिवाइडेड बाई पाई की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया की बात किया है। इस वजह से जो हाइट होगा ना, जो भी सिलेंडर इसका हाइट होगा इसके डायमीटर के बराबर होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो डी की जो एच की वैल्यू मैंने डी को डी से क्या किया कि रिप्लेस किया है, जिसकी वजह से हमें क्या मिनिमम सरफेस एरिया मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। अदर कोई और मेथड अगर आपको आता है तो आप कमेंट करें, ताकि वो सारी चीज़ें भी सबको पता चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ टू स्फेरिकल कास्टिंग ऑफ द डायमीटर d1 एंड d2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 2d1 और इन द रेशियो। कुछ नहीं करना, सॉलिडिफिकेशन टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है आपका t1 और t2 का रेशियो पूछ रहा है। सॉलिडिफिकेशन टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, k d1/6 का स्क्वायर, जो मैंने आपको बता रखा था। स्फेरिकल के लिए कितना होता है, वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया। वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया कितना होता है, d/6, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा k d2 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो रेशियो है, अब दोनों के लिए सॉलिडिफिकेशन फैक्टर सेम होगा, तो ये दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 6 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा d1 स्क्वायर रेशियो ऑफ d2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको d2 को आपको क्या करना है कि चेंज कर देना है, d1 में चेंज कर दे, ये हो जाएगा आपका 4d1 स्क्वायर। तो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा
1 इज 4, ठीक है, 1 इज 4 रेशियो ये बन जाएगा। तो बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्ड पीसेस इन सेल मोल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग रिस्पेक्टिवली। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्ड पीसेस इन सेल मोल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग रिस्पेक्टिवली। ये देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसे आप क्वेश्चन को खुद से भी करने की कोशिश करना, अदरवाइज हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, और आपको फिर इसको हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।